नक्सलियों का जब मन करता था वो जंगल से गांव की तरफ रुख करते थे और किसी भी दरवाजे को खटखटाते थे जो उन्हें अच्छा लगता था। वहां जाते थे, वहां जाने के बाद लोगों से कहते थे कि खाना चाहिए। वो अच्छा खाना बनाते थे। खाने में जो डिमांड होती थी उस डिमांड को पूरी ही किया जाता था, क्योंकि उनके हाथों में बंदूकें होती थी। बंदूकों से बचने के लिए ग्रामीणों की ये उनकी मजबूरी बन जाती। उसके बाद फिर घर की कोई महिला, कोई लड़की अगर उन्हें पसंद आती थी तो उसके साथ वो गलत काम करते थे। इसी तरह से लगातार ये सिलसिला चल रहा है। किसी भी घर का दरवाजा खटखटा है, किसी भी घर में जाते हैं, उस घर में या तो खाना मांगते हैं, खाना मिलता है तो उसके बाद फिर महिला या लड़कियों से अभद्रता, उनके साथ गंदा काम किया जाता था। गांव के लोगों की लगातार टेंशन बढ़ रही थी, चिंता बढ़ रही थी कि इन सब से बचा जाए तो कैसे बचा जाए। बात सरकार तक पहुंचती है और सरकार ने एक प्लान बनाया, क्यों ना अपनी रक्षा खुद की जाए। इसके लिए हम तुम्हें कुछ सुविधाएं प्रोवाइड कराएंगे और उसके लिए तुम्हें गांव में एक साथ सामूहिक रूप से रहना है। तुम एक साथ इकट्ठे होकर रहोगे, मुट्ठी बंद रहेगी, तो तुम उनका आसानी से मुकाबला कर सकते हो। गांव वालों को ये बात समझ में आ जाती है और उसके बाद ग्राम रक्षा दल बनाया जाता है और गांव वालों ने इकट्ठे होकर, जो युवा होते हैं खासकर, वो हथियार लेकर, डंडे लेकर, टॉर्च लेकर इस तरह से विरोध करना शुरू कर देते हैं। यानी कि उन्होंने फैसला कर लिया था कि अब हम किसी नक्सली को, किसी को भी गांव में इस तरह से बदमाशों को आने नहीं देंगे, अब चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक वैसे ही होता है। मुख्यमंत्री की जो योजना थी वो कारगर साबित होने लगती है और महिलाओं, बहन बेटियों की सुरक्षा भी होने लगती है, साथ ही ग्रामीणों की भी सुरक्षा होने लगती है। लेकिन ये कोई नहीं जानता था कि इस रक्षा दल बनाने के बाद जो आगे होगा वो इतना भयानक हो सकता है। उसमें थोड़े बहुत नहीं, पहली बार में लगभग 17 लोगों का कत्ल कर दिया जाता है, वो भी बहुत बुरी तरह से, दर्दनाक रूप से। साथ ही जब दूसरी बार होता है तो लगभग 20 लोगों को सरेआम गोलियों से भूनकर मौत के घाट उतार दिया जाता है। जब ये घटनाक्रम लोगों को पता चलता है तो लोगों के सिरहन से पैदा हो जाती है, लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। और अफसोस की बात तो तब होती है कि जितने भी पीड़ित होते हैं, जितने भी परेशान होते हैं, जिनके साथ ये घटना घटी गई थी, तो उनको शायद कभी उस रूप में न्याय नहीं मिल पाया था जितनी उन्होंने उम्मीद की थी। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है झारखंड प्रदेश का एक जिला है गिरिडीह, और इसी गिरिडीह जिले से लगभग 80 किलोमीटर दूर एक गांव लगता है चिलखारी। बात कर रहा हूँ 26 अक्टूबर 2007 की रात 12:15 के आसपास सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ था। सांस्कृतिक कार्यक्रम शुरू ही हुआ था कि जो इस कार्यक्रम के चीफ गेस्ट होते हैं वो पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के भाई, जिनका नाम नूनूलाल मरांडी होता है। नूनूलाल मरांडी एक तरफ बैठे हुए हैं, एक साइड में उनके में एक लड़की बैठी हुई है जिसने काले रंग की साड़ी पहनी हुई है। दूसरी साइड में उनका अपना खुद का जो निजी सुरक्षा गार्ड है, जिसके हाथ में बंदूक है, वो बैठा हुआ है। उनकी नज़र उस महिला पर पहुंचती है तो महिला बार बार वो टेढ़ी नज़र से देख रही थी, कभी पैर, कभी उनके कपड़े, तो कभी उनके चेहरे की तरफ, कभी उनके चश्मे की तरफ। बस वो बार बार वो देख रही है। ऐसा लग रहा था कि एक एक चीज़ को जैसे कि वो नोट कर रही है, क्या है, किस तरह से है, कहाँ से है। वो छोटी छोटी से बारीक चीज़ को देख रही थी। कार्यक्रम चलने लगता है, लोगों की नज़र उस कार्यक्रम पर थी। आदिवासी अपने अपने कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे थे। इसी बीच में वो साड़ी पहनी हुई लड़की जो होती है वो खड़ी होती है, खड़ी होकर वहाँ से चली जाती है। लेकिन नूनूलाल मरांडी जो होते हैं उनकी नज़र उस लड़की पर पड़ती है। तो दूर जब वो लड़की खड़ी हुई है, अंधेरे में, रात के लगभग 12:15 के आसपास का वक्त होगा, उस लड़की ने ऐसा बात कर रही थी जैसे क्या इन्हीं नूनूलाल मरांडी के बारे में ही बात कर रहे हो। उन्हें थोड़ा सा शक सा होने लगता है, ये कौन थी, कहाँ से आई, कैसे आई, समझ नहीं पा रहे थे। असल में उन्हें दिन में जो फुटबॉल कार्यक्रम था, जो हर साल होता है, लगभग 8-10 साल से वो हर बार चीफ गेस्ट बन के आया करते हैं, लेकिन रात के किसी प्रोग्राम में वो शामिल नहीं होते थे। फुटबॉल का टूर्नामेंट हुआ था, जो विजेता टीम थी उसको उन्होंने पुरस्कार दिया। उन्होंने कहा कि भाई अब मैं अपने जा रहा हूँ, और ठीक है, जो कार्यक्रम है वो गांव के किसी प्रधान को या किसी भी सम्मानित व्यक्ति को बुलाओ, उनको अपने प्रोग्राम में बैठाओ और फिर अपना करते रहो, मैं चला जाता हूँ। क्योंकि वो कभी रात में शायद आए नहीं थे, रुके नहीं थे, लेकिन वो रुक जाते हैं जब गाँव वाले उनसे ज़्यादा ही रिक्वेस्ट करते हैं, उनसे आग्रह करते हैं कि आपको आज रुकना चाहिए, सांस्कृतिक कार्यक्रम है, देखना चाहिए। क्योंकि इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में जो आदिवासी प्रस्तुत करते हैं, आसपास के जिलों के लोग, आसपास के प्रदेशों के लोग कई हजार की संख्या में, बताते हैं कि 15 से 20 हजार लोग इस कार्यक्रम का हिस्सा बनते हैं देखने के लिए। आपको होना चाहिए, क्योंकि वो राजनीति से जुड़े हुए थे, उनके भाई मुख्यमंत्री भी रहे थे। तो इसलिए नूनूलाल मरांडी जो होते हैं वो आराम से इत्मीनान से बैठे हुए देख रहे थे उस लड़की की तरफ जो किसी व्यक्ति से बातचीत कर रही है। अब मंच पर जब नज़र पहुंचती तो 15-20 लोग, जिनके हाथों में हथियार होते हैं, वो ग्रीन रूम जो होता है वहां से निकलते हैं और मंच पर पहुंच जाते हैं। इनमें से कई लोग हवाई तरफ बंदूक करते हैं और एक के बाद एक हवाई फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। जितने भी दर्शक हैं, हजारों की संख्या में, उन्हें लग रहा था कि कोई एक्ट चल रहा है, आदिवासी अपने कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं, ये पुलिस की वेशभूषा में आए हैं और ये भी अपने एक्ट करके यहाँ से चले जाएंगे। इसी बीच में एक आवाज़ लगाई जाती है। उधर आवाज़ लगाई जा रही थी तो दूसरी तरफ एक गोली चलती है, और गोली जहाँ पब्लिक बैठी है, भीड़ बैठी है, उधर चलती है। यानी कि जहाँ नन्नूलाल मरांडी बैठे हुए हैं, ठीक बगल में जो उनके जो सुरक्षा गार्ड बैठा हुआ है, उसकी आंख में गोली लगती है और आंख में गोली लगने के बाद वो बैठ जाता है। यानी कि वहीं उसकी घटनास्थल पर मौके पर ही मौत हो जाती है। अब नन्नूलाल मरांडी जो होते हैं वो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि यहाँ कुछ ना कुछ अप्रिय घटना होने वाली है। इसलिए इससे पहले कि वो कुछ बोल पाते, मंच से आवाज़ लगती है, भाई आप घबराओ मत, परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अभी प्रोग्राम को शुरू हुए आधे घंटे का समय हुआ है, अभी तो बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम बाकी हैं, इसलिए कार्यक्रम का अगर लुत्फ़ लेना है तो हमारी बात माननी होगी। मैं चाहता हूँ कि एक व्यक्ति है जिसने काले रंग का कोट पहना हुआ है, चश्मा लगाया हुआ है, साथ ही घड़ी हाथ में पहनी हुई है, पैरों में जूते पहने हुए हैं, इस तरह से कपड़े पहने हुए हैं, शरीर के तन पर, यानी कि पहने हुए एक एक लिबास के बारे में, एक एक सामान के बारे में पूरी डिटेल के साथ बताया जाता है। और उस व्यक्ति का नाम है नूनूलाल मरांडी, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के भाई हैं।
हमें उनकी तलाश है, आप हमें उन्हें दे दीजिए, उसके बाद अपने कार्यक्रम का लुत्फ़ उठाते रहिए, हमें किसी से कोई नाराज़गी नहीं, किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। जब मंच से इस तरह से आवाज़ लगाई जा रही थी, नूनूलाल मरांडी को जैसे ही मौका मिलता है, वो कुर्सी से पीछे गिरते हैं, यानी कि वो भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं। उसके बाद अपने कोट, कपड़े जो होते हैं उनको फाड़ना शुरू कर देते हैं, जूते उतारते हैं, घड़ी उतार के फेंकते हैं, क्योंकि उनके लिए वो चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं थी और मौका पाते ही उस भीड़ में अंदर जाने के बाद वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। मौका मिलते ही इस गाँव को किसी तरकीब से पार कर लेते हैं और फिर उसके बाद अगले गाँव में दूर तक पहुँच जाते हैं। उन्हें लग रहा था कि शायद वो लोग मेरे लिए आए हैं और जब मैं मौके पे मिलूंगा ही नहीं तो शायद कोई ऐसी घटना भी होने वाली नहीं। उन्होंने सोचा नहीं था कि आगे होने वाला क्या। दरअसल बार-बार आवाज़ लगाई जा रही थी, कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था, भीड़ में से कोई बोल नहीं रहा था, एक व्यक्ति मर चुका था। जैसे मरने वाली बात पड़ोसी को पता चलती है, वो ज़ोर से चीखने लगता है और जब उसकी चीख निकलती है तो उसके बाद वो चीखों की आवाज़ मंच तक पहुँच जाती है और मंच पर खड़े हुए 15-20 से ज़्यादा लोग जिनके हाथों में हथियार थे, इसके बाद उन्होंने हथियार से गोलियाँ चलाना शुरू कर दिया। गोलियाँ चल रही हैं अंधाधुंध और उन अंधाधुंध गोलियों में जो प्रथम रो में बैठे हुए हैं उनको निशाना बनाकर उनको गोलियाँ मारना शुरू कर देते हैं। उसके बाद यहाँ चीख-पुकार मच जाती है, ये कई हज़ार की संख्या में लोग थे, भगदड़ मच जाती है, लोग भागते-भागते इधर से उधर भागने लगते हैं और अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। अभी तक लोगों को लग रहा था कि सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहा है, ये कोई एक्ट हो रहा है, अपने-अपने नाटक का मंचन कर रहे हैं, लेकिन ये कोई नाटक नहीं था, ये तो सचमुच था, लोग मर चुके हैं। जो नूनूलाल मरांडी होते हैं, यहाँ से भागकर दूसरे गाँव पहुँचते हैं और किसी तरकीब से वो संपर्क साधते हैं एसपी से और एसपी को पूरी कहानी बताते हैं कि इस तरह से उस गाँव में कुछ न कुछ बड़ा बवाल हो सकता है, आपको ज़रूर आना चाहिए। फिर पुलिस उनसे संपर्क करती है, उन्हें अपने साथ लेती है। जब गाँव में जाकर देखते हैं तो 17 लोग जैसे कुर्सियों पर प्रथम रो में बैठे हुए थे, ठीक वैसे ही उनके प्राण निकल जाते हैं, गोली लगती है, वो मर जाते हैं। यानी उन्हें बचने का, उन्हें भागने का, उन्हें तड़पने का मौका ही नहीं मिल पाया। उनके ऊपर जब लगातार गोलियाँ चली थी, पीछे के लोग तो भाग चुके थे, लेकिन वो नहीं भाग पाए थे। गिनती करते हैं तो 17 लोग मारे जाते हैं और घायलों की संख्या होती है 14। इससे पहले कि उन्हें किसी हॉस्पिटल ले जाते 2 लोग और मर जाते हैं। 17 पहले 2 ये 19 लोग मारे जाते हैं। 1-2 दिन उपचार चलता है, उसमें भी 1 लोग मारे जाते हैं कि टोटल मिला के संख्या 20 हो जाती है और 12 लोगों के गंभीर रूप से घायल होने की सूचना मिलती है। अब जब ये बात पूर्व मुख्यमंत्री तक पहुंचती है, उनके भाई जब वापस लौट कर आते हैं और उन मरे हुए लोगों में देख रहे थे, तो उनका अपना सगा भतीजा जो कि पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी का बेटा होता है, जिसका नाम अनूप मरांडी होता है, वो भी उन गोलियों का हिस्सा बन जाता है, यानी कि वो भी मारा जाता है। बस नूनूलाल मरांडी अपने भतीजे को देखकर ज़ोर-ज़ोर से रोना शुरू कर देते हैं। कहते हैं कि मैं भैया को क्या जवाब दूँगा? मैं अपने भतीजे को नहीं बचा सका, मैं क्या करूँ? वो जब रोना शुरू कर देते हैं, ये बात अपने भैया को जब बताते हैं, रोते हुए, बिलखते हुए, तो बस फिर क्या था? इसी 1 नहीं, 2 नहीं बल्कि यहाँ पर 20 लोगों की मौत हो चुकी थी। उन्हें बुरी तरह से मौत के घाट उतार दिया गया था। इसके बाद फिर मामला कोर्ट, अदालत ये सब चलना शुरू हो जाता है और ये जो फुटबॉल मैच होता था, वो हर साल फुटबॉल मैच का समापन कराने के लिए आया करते थे। जो विजेता टीम होती थी उसको, वो एक बड़ा-सा मैदान होता है, आस-पास के ज़िलों के सैकड़ों लोग, हज़ारों की संख्या में लोग इकट्ठे होते थे। लेकिन उसके बाद फिर ये प्रोग्राम होने की कभी चांस इसलिए नहीं बन पाया क्योंकि जब दोबारा करने की कोशिश की जाती है तो एक घोषणा की जाती है कि जो लोग मारे गए उन्हें शहीद होने का दर्जा देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। यदि शहीद का दर्जा देने की आप लोगों ने कोशिश की तो यहाँ पर फिर से खून की नदियाँ बहेंगी, लोग मारे जाएँगे। फिर किसी ने शायद हिम्मत नहीं जुटाई कि वहाँ फुटबॉल मैच हो या फिर आदिवासियों का सांस्कृतिक कार्यक्रम हो या आसपास के हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ पर जुटे। लेकिन जब एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि आखिरकार उन लोगों का निशाना तुम क्यों थे? क्या वजह थी? तब वो बताते हैं कि लगभग 20 किलोमीटर दूर, यानी कि चिलखारी से 20 किलोमीटर दूर एक भेलवा घाटी गाँव लगता है। वहाँ पर ग्राम रक्षा दल बनाया गया था। जब मुख्यमंत्री होते हैं बाबूलाल मरांडी, उन्होंने लोगों को सुरक्षित करने के लिए, क्योंकि कोई भी नक्सली जब गाँव के अंदर आते थे तो अपनी मर्ज़ी से खाना खाना, अपनी मर्ज़ी से वहाँ रहना, अपनी मर्ज़ी से महिलाओं के साथ अभद्रता करना, लड़कियों के साथ बदतमीज़ी करना, उनके साथ बलात्कार जैसी घटना को अंजाम देना। जब इस तरह की घटना होती थी तो गाँव के लोगों के हिसाब से बनाया गया रक्षा दल के ग्राम रक्षा दल जब बनेगा तो गाँव के लोग, युवा लोग उसमें हिस्सेदारी लेंगे और उन्हें जो हिस्सेदारी लेंगे तो वो इकट्ठे अगर होंगे तो हम किसी बड़े से बड़े बदमाश का भी मुकाबला कर सकते हैं। वैसे भी गाँव की कहावत है कि राम से और गाँव से कोई पार नहीं बसा सकता, तो इसलिए जो नक्सली होते थे वो जब गाँव के लोग इकट्ठा होते थे तो वो मुकाबला नहीं कर पाते थे। मुख्यमंत्री की सरकार चली जाती है, वक्त आगे बढ़ जाता है और वक्त आगे बढ़ने के बाद फिर उन्हें मौका मिलता है 11 सितंबर 2005 को। जब ये योजना बनाई गई थी, उन्हें समझाया गया था तो पारंपरिक उन्हें हथियार दिए जाते थे सुरक्षा के लिए, साथ ही लाठी, टॉर्च इस तरह से दिए जाते थे और जो गाँव के युवा होते थे उनको ट्रेनिंग दी जाती थी कि तुम्हें अपनी रक्षा किस तरह से करनी है। वो रक्षा कर रहे थे, ऐसी वक्त आगे बढ़ रहा था। 11 सितंबर 2005 का ये वाक़या है। गाँव में ही जो ये गाँव लगता है भेलवा घाटी, वहाँ पर एक जन अदालत लगाई जाती है। लगभग पूरे गाँव को नक्सली द्वारा घेर लिया गया था और उसे गाँव को घेरने के बाद जो गाँव में कुछ लड़के थे, उन लड़कों को खींच के बाहर निकाला जा रहा था जो इस ग्राम रक्षा दल से जुड़े हुए थे। उनसे कहा जाता है कि आप वहाँ पे चौराहे पे चलिए। तो लोगों को लगता है, जो गाँव के युवा थे, कि आज कुछ ना कुछ कोई अप्रिय घटना हो जाएगी, इसलिए वो अपनी जान बचाने के लिए मक्का के खेत में जाके छुप जाते हैं। तो पता चलता है कि कुछ लोग गाँव की मस्जिद के अंदर जाके छुप जाते हैं। अब जब गाँव की मस्जिद के अंदर वो छिप जाते हैं तो इसके बाद उस मस्जिद पर बम से हमला कर दिया जाता है, उसमें कई लोग मारे जाते हैं और वो मस्जिद की क्षतिग्रस्त हो जाती है। साथ ही
वहाँ पर पास में एक स्कूल था, वहाँ भी छिपने की कोशिश करते हैं। तो जब ये छिपने की कोशिश कर रहे थे, ये जो वाक़या था 11 सितंबर 2005 के लगभग 7:30 बजे के आस-पास का वाक़या शुरू होता है। तो उसके बाद फिर स्कूल की बिल्डिंग को भी उस बम से गिरा देते हैं। अब इसके बाद ये पता करते हैं कि आखिरकार इस गाँव का मुखिया कौन है? कौन है वो जो इस रक्षा दल का नेतृत्व करता है? जिसका नाम था मंसूर अंसारी। उसके घर पर जाते हैं, उसके घर को भी बम से उड़ा देते हैं। अब लोगों ने देखा कि यहाँ पर जो हिंसा है लगातार बढ़ रही है और कभी वो मस्जिद को निशाना बना रहे हैं, कभी वो स्कूल को निशाना बना रहे हैं, कभी नेतृत्वकर्ता को जो उसका मंसूर अंसारी होता है उसके घर को निशाना बनाते हैं। कुल मिलाकर हर घर में जाते हैं, घर का दरवाज़ा खोलते हैं, जो भी सदस्य होता है रक्षा दल का उसे बाहर निकाल के कहते हैं। चौराहे पे लाया जाता है और चौराहे पे लाने के बाद वहाँ पे जब इकट्ठे कर लेते हैं तो यहाँ पर 2 तरीके से उनकी हत्या की जाती है। पहला तरीका ये था, खड़े होकर गोलियों से भून रहे थे, उससे पूछताछ कर रहे थे, नाम पता जानकारी जुटा रहे थे। जब उसे गोली मार दिया करते थे तो गोली मारने के बाद वो मर गया तो ठीक है, उसके बाद नहीं तो उसको काट दिया करते थे। यानी कि किसी भी धारदार हथियार से उस पर हमला किया और उसको काट दिया। ये जो नरसंहार हो रहा था, उस नरसंहार में 17 लोगों को घटनास्थल पर ही मौत के घाट उतार दिया जाता है। और जब ये घटनाक्रम को अंजाम दिया जा रहा था तो गाँव में चीख-पुकार मच जाती है। औरतों ने, बच्चों ने, सबने रोते हुए, बिलखते हुए अपने-अपने परिवार के बच्चों को बचाने की कोशिश की, उन युवाओं को बचाने की कोशिश की, जो अपनी ही बहन-बेटियों की रक्षा के लिए एक दल बनाया गया था, जो सरकार द्वारा तय तय किया गया था कि अपनी रक्षा के लिए इस तरह से दल बनाइए। वो लोग फिर अपने आप को नहीं बचा पा रहे थे। उन नक्सलियों ने उन्हें मौत के घाट घाट उतार दिया। इसमें जब 17 लोगों के मरने वालों की संख्या होती है तो पता चलता है कि 12 लगभग उसमें मुस्लिम होते हैं और जो बाकी की संख्या होती है उसमें वो हिंदू लोग होते हैं। कुल मिला के 17 लोगों की जब संख्या ये हो जाती है, इस घटना के ठीक 2 साल के बाद पहली घटना होती है 2005 में और दूसरी घटना होती है 2007 में, 26 अक्टूबर 2007 को। पहली घटना में 17 लोग मारे जाते हैं और दूसरी घटना में 20 लोग मारे जाते हैं, उनको मौत के घाट उतार दिया जाता है और इस तरह से लगभग 37 लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाता है और कई परिवार इसमें पूरी तरह से बर्बाद हो जाते हैं। मामला कोर्ट में चलता है, अदालत में चलता है। इस घटना के बाद मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और डीजीपी तमाम बड़े आला अधिकारी मौके पर पहुंचते हैं। लेकिन आला अधिकारी मौके पर पहुंचते हैं, कई तरह की घोषणा करते हैं, ऐसा बताया जाता है, घोषणा भी करते हैं, नौकरी भी की भी घोषणा करते हैं, लेकिन उन परिवारों को शायद कभी वो उतने लेवल पर लाभ मिल नहीं पाया जिस लेवल पर लाभ मिलना चाहिए था। उसके बाद फिर जो पुलिस ने अपनी चार्जशीट लगाई थी उसमें बताया जाता है कि बहुत सारी खामियां थी। उस खामी की वजह से कोर्ट में जो उन्हें जिस लेवल पर सजा मिलनी चाहिए थी उस शायद उस लेवल पर उनको सजा नहीं मिल पाई थी। तो गाँव के लोग आज भी उस घटना को याद करके सिहर जाते हैं, सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि वो जो बदमाश थे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया था वो उनके इस घटना को अंजाम देने पर भी उनके अंदर से कोई भी रहम नाम के शब्द नहीं था और वो सिर्फ चीखों को सुन के ऐसा लग रहा था कितनी उन्हें अच्छा लग रहा है, खुशी मिले। हालांकि नक्सलियों का आतंक आज भी है लेकिन अब उतने लेवल पर नहीं है जितना लेवल पर उस दौर में हुआ करता था। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है।